हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के बारे में। इससे पिछले की वीडियो में हमने मौर्यकाल की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था और प्रांतीय व्यवस्था, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम मौर्यकालीन का जो सैनिक प्रशासन है और इसके जो भी मौर्यकालीन का जो शासन प्रशासन है वो किस तरीके से चला करता था, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बात करें मौर्य काल की। मौर्यों के पास एक विशाल सेना थी। मौर्यों के पास एक विशाल सेना हुआ करती थी। इसका उल्लेख जो है यूनानी लेखक भी करते हैं। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त, इसे एंड्रोकोटस भी कहते हैं, प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रोन डाला था। ये कौन कहता है? प्लूटार्क कहता है। क्वेश्चन भी पूछा गया ये। तो चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना से पूरे भारत को रोन डाला था। ठीक। प्लिनी के अनुसार जो था, चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे। प्लिनी ये कहता है कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 अश्वारोही यानी कि घोड़े थे, 9,000 हाथी थे और 800 रथ हुआ करते थे इसकी। ये कौन कहता? प्लिनी कहता। और प्लूटार्क कहता है कि 6 लाख की सेना लेकर इन्हें पूरे भारत को रोन डाला था। कौटिल्य ने भी चतुरंग बल यानी कि पैदल, घुड़सवार और हस्ती लेख रथ का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य ने भी पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी रथ, इसका उल्लेख किया है कौटिल्य ने भी। इसी के साथ कौटिल्य ने नवाध्यक्ष नामक अधिकारी का भी उल्लेख किया है, जो युद्ध पोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों का भी अध्यक्ष था। इससे ये स्पष्ट होता है कि मौर्यों के पास जल सेना भी थी। कौटिल्य में एक नवा अध्यक्ष नामक एक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। ये युद्ध पोतों यानी युद्ध मतलब जहाज मतलब यानी जल वाली सेना। तो इससे पता चलता है कि मौर्य के पास जल सेना भी हुआ करती थी। अब मेगस्थनीज क्या करते हैं? मेगस्थनीज के अनुसार सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। तो मेगस्थनीज ये कहता है कि सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो किसानों की थी, उसके बाद सैनिकों की संख्या हुआ करती थी। सैनिकों का जो कार्य था केवल युद्ध करना था। शांति काल में वे आराम करते थे। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यों की इस विशाल सेना का प्रबंध 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों के माध्यम से किया जाता था। तो मौर्य काल की ये जो व्यवस्था है, सैनिकों की जो व्यवस्था है, वो 6 समितियां करती थी, जिसमें 5-5 सदस्य हुआ करते थे। पहली समिति जो थी वो जल सेना का व्यवस्था करती थी। पहली समिति जो है, इसका कार्य था जल सेना की व्यवस्था करना, पहली समिति का कार्य। दूसरी समिति ये सेना संबंधी रसद एवं यातायात की व्यवस्था करती थी। तो दूसरी समिति जो है, सेना को कोई खास सामग्री, कोई रसद वगैरह पहुँचाना है, इसकी व्यवस्था करती थी दूसरी समिति। तीसरी समिति जो थी वो पैदल सेना की देखरेख करती थी। तीसरी समिति। चौथी समिति जो है अश्वरोही सेना की व्यवस्था करती थी। अश्वरोही यानी कि मतलब घोड़ों की सेना, इसकी व्यवस्था करती थी चौथी समिति। पांचवी समिति जो थी हाथी सेना की व्यवस्था करती थी। किसकी? हाथियों की सेना की व्यवस्था करती थी पांचवी समिति। छठी समिति आ गया लास्ट, ये रथ सेना की व्यवस्था करती थी छठी समिति। ठीक। तो ये पाँच सदस्यों वाली 6 समितियां हुआ करती थी। पहली समिति हमने देखा जल सेना की व्यवस्था, दूसरी समिति रसद वगैरह यातायात की व्यवस्था करती थी, और तीसरी पैदल सेना, चौथी अश्वरोही सेना, पांचवी हाथी सेना की व्यवस्था, छठी समिति रथ सेना की व्यवस्था करती थी ये समिति। ये कौन कहता है? मेगस्थनीज कहता। मेगस्थनीज के अनुसार ये बातें कही गई हैं। सैन्य विभाग का जो प्रधान था वो सेनापति होता था, जो मंत्रिण का भी सदस्य था। इसे 48,000 पढ़ यानी कि वार्षिक वेतन मिलता था। युद्ध में सेना का संचालन नायक नामक अधिकारी करता था। तो युद्ध में जो सेना का संचालन था वो कौन करता था? नायक। तो ऐसे समझ लो सेना का अध्यक्ष कौन हो गया? नायक हो गया। ठीक है नहीं, जिसे 12,000 वार्षिक वेतन मिलता था, यानी कि चांदी का सिक्का। मौर्यों ने दुर्गों की सुरक्षा और प्रबंध पर बल दिया। साम्राज्य के भीतरी भाग में स्थित दुर्गों के लिए दुर्गपाल तथा सीमांत पर स्थित दुर्गों के लिए अंतपाल नामक अधिकारी होता था। यानी कि जो किले वगैरह होते थे
उस किले के अंदर इनने दुर्गपाल को नियुक्त किया और दुर्गों के बाहर इनने अनंतपाल नामक अधिकारी को नियुक्त किया। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। एक कौटिल्य आते हैं, इन कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है कौटिल्य ने। पहला है ओदक। ये नदी द्वीप में बनाए गए दुर्ग थे। दुर्ग मतलब हो गया किला। तो पहला आ गया ओदक। ओदक ओदक जो थे वो नदी के द्वीप पर बनाए गए थे ये दुर्ग। द्वीप मतलब समझ गए? द्वीप का मतलब ये हो गया जो चारों तरफ पानी पानी हो, ठीक, टापू जिसे हम बोलते हैं। अगला है पर्वत। ये पर्वतों पर बनाए गए दुर्ग थे। अगला है धानवन। ये मरुभूमि में बनाए गए दुर्ग थे। चौथा है वन दुर्ग। ये घने जंगलों में बना होता था दुर्ग, घने जंगलों में, ठीक। ये कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग का उल्लेख किया गया है: ओदक, पर्वत, धानवन, वन। कौटिल्य ने पैदल सेना के 6 भागों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने पैदल सेना के 6 भागों का उल्लेख किया है। वो 6 भाग कौन से हैं? पहला है आपका मॉल। मॉल, इसमें स्थायी सेना। दूसरा है मृतक, आवश्यकता होने पर किराए की सेना। तो कौटिल्य के अनुसार ये 6 प्रकार की सेना थी जो अलग अलग काम किया करती थी। तो तीसरी है आपकी श्रेणी बल सेना। ये युद्ध में आजीविका चलाने वाली गठित सेना थी। अगला है मित्र बल सेना। ये मित्र राष्ट्रों की सेना थी, जो आपके जो जिनसे दोस्ती वगैरह हो जाती है, जो पड़ोसी जो देश होते हैं, वो वाली सेना। अगला है अमित्र बल। ये बंदी बनाए गए सैनिक थे, अमित्र बल। छठा है अटविपल। ये जंगली सेना हुआ करती थी, अटविपल। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के युद्ध हुए हैं। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के युद्ध हैं। कौन कौन से होंगे वो? पहला युद्ध है प्रकाश युद्ध। ये युद्ध जो है आमने सामने लड़ा जाता था, यानी कि जो सेना आमने सामने होती थी उससे ये युद्ध लड़ते थे, इसको हम बोलते थे प्रकाश युद्ध। अगला युद्ध है तूषणी युद्ध। इसके अंतर्गत जिस राज्य से युद्ध किया जाना होता था उसके राज परिवार में फूट डलवाकर उस राज्य का विनाश किया जाता था। तूषणी युद्ध उसे कहते हैं, यानी किसी मतलब हम किसी राज्य के साथ युद्ध करने हैं तो उनमें क्या फूट डलवा देंगे, कूटनीति, किसी राज्य परिवार में फूट डलवाकर उस राज्य का विनाश कर देंगे। वो जो फूट डालता था वो फूट डालने वालों को तूषणी कहा जाता था, इसलिए इसे तूषणी युद्ध भी कहते हैं। अगला है कूट युद्ध। ये कूटनीतिक व छल प्रपंच का युद्ध था, कूटनीति के माध्यम से, यानी कि किसी के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं कोई ना कोई साथी जो है, उन्हीं का साथी भेद खोल के हमारे साथ मिल जाता था कूटनीति के माध्यम से। ये कूटनीतिक युद्ध था। तो ये हमने देखा मौर्यकालीन की सैनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। अब मौर्यकाल में गुप्तचर व्यवस्था हम देख लेते हैं। मौर्यकालीन में गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार की थी। ये गुप्तचर जो हैं वो जगह जगह घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा किया करते थे और राजा को बताते थे कि समाज में क्या चल रहा है। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था जो थी बहुत श्रेष्ठ हुआ करती थी। पूरे साम्राज्य में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष का जाल बिछा हुआ था, यानी गुप्तचर थे उनको बोलते थे गूढ़ पुरुष, ठीक है नहीं। एरियन ने इन्हें ओवरसियर और स्ट्रेबो ने इन्हें इंस्पेक्टर कहा है। तो जो गुप्तचर थे एरियन ने इसे क्या ओवरसियर और स्ट्रेबो ने इसे क्या कहा है, इंस्पेक्टर कहा है। इनको नाम दे दिए अलग अलग। गुप्तचर विभाग के जो अधिकारी होते थे, गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को महामात्य सर्प बोला जाता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो गूढ़ पुरुष किसे कहते हैं? गुप्तचर को। इसके अधिकारी होते थे उसको बोलते थे महामात्य सर्प। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया गया है। पहले गुप्तचर थे संस्था। संस्था संस्था ये ऐसे गुप्तचर थे जो स्थायी और संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे। ये 5 प्रकार के होते थे। तो इस संस्था ऐसे ये स्थायी होते थे और अपना समूह और एक संगठन बनाते थे, उसके हिसाब से कार्य किया करते थे। तो ये 5 प्रकार के थे। तो पहले हम बोलेंगे इसको काप्टी कच्छात्र। पहले प्रकार के तो जो गुप्तचर थे उसको बोलते हैं काप्टी कच्छात्र अर्थात विद्यार्थी वेशधारी। ये गुप्तचर ऐसे थे जो विद्यार्थियों की तरह वेश धारण करते थे, समाज में घूमा करते थे विद्यार्थी की ड्रेस पहनकर। दूसरे जो गुप्तचर थे उनको बोला गया उदा स्थित, ये सन्यासी वेशधारी थे। तीसरे जो थे वो थे गृहपति, ये कृषक वेशधारी थे, कृषक वेशधारी।
अगला है वैदेहक, ये वणिक वेशधारी थे। पाँचवा है तापस, ये तपस्वी वेशधारी थे। बात समझ में आ गई। यानी कि गुप्तचर यानी कि गुप्त रूप से सूचना इकट्ठी करना। तो दो भागों में ये संस्था बटी हुई थी। पहले को हम बोलते हैं संस्था, दूसरों को हम बोलते हैं संचरा। तो पहले संस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। संस्था जो ऐसी थी, ये स्थायी हुआ करती थी और अपना संगठन समूह बनाती थी, और ये 5 प्रकार के हुआ करते थे जो समाज में अलग अलग भेष धारण करके घुमा करते थे। तो जैसे विद्यार्थी का भेष धारण करेंगे उसको हम बोलेंगे कापटी का छात्र। इसी तरीके से उदार स्थित ये सन्यासी वेश धारण करता था। गृहपथिक ये किसान वेशधारी थे। विधेयक ये वणिक, और तापस ये तपस्वी। ये 5 प्रकार के गुप्तचर थे। अगला जो है वो है संचरा। संचरा ये ऐसे गुप्तचर थे जो ब्राह्मणशील, ये ऐसे गुप्तचर थे जो ब्राह्मणशील रहकर गुप्तचारी करते थे। ये 4 प्रकार के थे। तो अब दूसरा आ गया संचरा। संचरा कौन से थे? संचरा ऐसे थे जो जगह जगह घुमा करते थे, भ्रमण करते थे। ये ऐसे गुप्तचर थे। और संस्था ये स्थायी थे। ये 3 प्रकार के इन्होंने इसका वर्णन किया। 4 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया इन्होंने। पहला सत्री, विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित एवं परिवारहीन गुप्तचर थे ये। दूसरा तीक्ष्ण अर्थात शूरवीर गुप्तचर थे ये। तीसरा है परिव्राजिका, भिक्षु या भिक्षुणियाँ वेशधारी थे। इसमें गणिकाओं की नियुक्ति की जाती थी। तो तीसरे प्रकार के संचरा हो गए परिव्राजिका। परिव्राजिका ये गुप्तचर ऐसे थे जो भिक्षु और भिक्षुणियों का वेश धारण करते थे और भ्रमण किया करते थे, जगह जगह घूमा करते थे ये। पांचवा जो गुप्तचर है आपका, चौथा जो गुप्तचर है, चौथे गुप्तचर को बोलते हैं रशद। ये क्रूर प्रकृति एवं प्रवृत्ति के गुप्तचर थे। रशद ये क्रूर प्रकृति के थे एवं प्रवृत्ति के गुप्तचर होते थे। ये संस्था एवं संचरा दोनों प्रकार के गुप्तचरों के अलावा मौर्य साम्राज्य में एक उभय वेतन संज्ञक गुप्तचर होते थे जो अन्य देशों में नौकरी करके, यानी कि रक्षत गुप्तचर ऐसे हो गए जो संस्था और संचरा दोनों में काम किया करते थे। इनको हम उभय वेतन के नाम से जानते हैं, जो अन्य देशों में नौकरी करके या गुप्त रूप से रह करके वहाँ की सूचनाएं अपने देशों में भेजा करते थे। आप इस तरीके से कल्पना कर सकते हैं कि इतनी सालों पुरानी व्यवस्था मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था थी जो विदेशों में रहकर सूचनाएं इकट्ठी करके और मौर्य साम्राज्य में यानी कि इंडिया भेजा करती थी। उस टाइम की ये बात हो रही है। अगला हम देख लेते हैं गुप्तचरों के माध्यम से ही राजा आंतरिक षड्यंत्र, भ्रष्ट कर्मचारियों की गतिविधियों तथा विदेशी शक्तियों के कुछ चक्रों पर नियंत्रण रखता था। तो ये गुप्तचर जो है इससे ही पता चलता था कि कौन सा कर्मचारी भ्रष्ट है, कौन सा कर्मचारी भ्रष्टाचारी करता है, कौन सा विदेशी आक्रमण हमारे देश पर आक्रमण करेगा। इन गुप्तचरों के माध्यम से सम्राट को पता चलता था इस बात का। ये गुप्तचर युवराज से लेकर जनसाधारण तक की गतिविधियों पर निगरानी रखते थे। तो कहाँ से लेकर? युवराज से लेकर के और जनसाधारण तक की गतिविधियों पर कंट्रोल रखते थे ये गुप्तचर। अर्थशास्त्र के अनुसार कौटिल्य की ये पुस्तक है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र के अनुसार जो है मौर्यों ने गुप्तचर व्यवस्था के अलावा शांति व्यवस्थापन एवं अपराधों पर नियंत्रण हेतु रक्षण संज्ञक पुलिस व्यवस्था की स्थापना की, जिसका प्रधान दंडपाल कहलाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य ने गुप्तचर व्यवस्था के अलावा इसे छोड़कर शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों पर कंट्रोल करना, इसको कंट्रोल करने के लिए इन्हें पुलिस व्यवस्था की स्थापना की, जिनको हम रक्षण के नाम से जानते हैं। इसका प्रधान होता था दंडपाल। ठीक है, अब हम देखते हैं मौर्यकालीन की न्यायिक प्रणाली। मौर्यकालीन की जो न्याय व्यवस्था थी वो किस प्रकार की हुआ करती थी, मौर्यकाल की न्याय व्यवस्था के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मौर्यकाल की जो न्यायिक व्यवस्था थी वो एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च माना जाता था। इसके मौर्यकाल के बारे में, मौर्य के एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। यानी कि सम्राट ही न्यायाधीश है, सम्राट ही सब कानूनों को निभाता है, वही सब कुछ करेगा। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय था, जहाँ ग्राम वृद्धों की सहायता से न्याय करते थे। तो छोटे न्यायालयों में था ग्राम न्यायालय, जहाँ जो बूढ़े लोग थे उनके माध्यम से न्याय किया जाता था। न्यायालय के ऊपर
ग्राम न्यायालय के जो ऊपर जो थे वो संग्रहण, खारवटिक, द्रोणमुख, स्थानीय एवं जनपद न्यायालय थे। पाटलिपुत्र में केंद्रीय न्यायालय था जो सबसे ऊपर था। ग्राम तथा राजा के न्यायालय के अलावा समस्त न्यायालय दो प्रकार के हुआ करते थे। तो दो प्रकार के न्यायालय थे जिनको हम धर्मस्थलीय न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय। दो प्रकार के न्यायालयों की हम चर्चा करेंगे। पहला है आपका धर्मस्थलीय न्यायालय। धर्मस्थलीय का मतलब होता है दीवानी, ठीक है। दूसरा कंटक शोधन मतलब फौजदारी न्यायालय। तो दीवानी भी हो गए, फौजदारी भी हो गए। धर्मस्थलीय न्यायालय का जो न्यायाधीश था, धर्मस्थलीय न्यायालय जिसमें दीवानी न्यायालय के मामले आएंगे, इसका न्यायाधीश धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था, जो दीवानी के मामलों से संबंधित था। जबकि कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को प्रादेष्टा की संज्ञा प्राप्त थी। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि धर्मस्थलीय न्यायालय जो था, इसका प्रधान जो न्याय करता था उसको बोलते थे व्यवहारिक, और कंटक शोधन का जो न्यायालय का न्यायाधीश था यानी कि जो जज हुआ करता था, कंटक शोधन के जज को हम बोलते थे प्रादेष्टा, और धर्मस्थलीय न्यायालय के जज को बोलते थे हम व्यवहारिक, ठीक है। और वह फौजदारी के मामलों से संबंधित था। अशोक के शासनकाल में नगर का न्यायाधीश व्यवहारिक तथा जनपद का न्यायाधीश रज्जुक या राजुक था। किसके? अशोक के शासनकाल में नगर का न्यायाधीश हो गया व्यवहारिक, और जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट का न्यायाधीश हो गया राजुक या रज्जुक। मौर्य काल का दंड विधान कैसा था? कठोर हुआ करता था। मौर्य काल में जो दंड हुआ करता था वो कठोर था। किस प्रकार का दंड कठोर था? अगर कठोर की बात करें तो इसमें अंग विच्छेदन। अंग विच्छेदन, अंग विच्छेदन का मतलब हो गया यदि किसी ने अपराध करा हो, या तो उसका हाथ काट लिया, या उंगली काट ली, या टांग काट लिया, इस प्रकार का दंड था। और मृत्यु दंड तक का प्रावधान था, यानी कि मृत्यु भी दी जाती थी। इतना कठोर इसका कानून था मौर्य काल का। जो कारीगरों की थी, जो कारीगर थे, कारीगरों की अंग क्षति करने, कर की चोरी करने व राजकीय धन का गमन करने पर मृत्युदंड मिलता था। तो मृत्युदंड किस किस पर मिलता था? जो कारीगर हैं अगर कर की चोरी करेंगे, राजकीय धन का गमन करेंगे, तो इस पर मृत्युदंड मिलता था। और जो ब्राह्मण विद्रोही हैं, ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबोकर मृत्युदंड दिया जाता था। जो ब्राह्मण हैं उनको जल में डुबोकर मृत्युदंड दिया जाता था। सामान्य अपराध में आर्थिक दंड दिया जाता था। सामान्य अपराध में आर्थिक दंड दिया जाता था। आर्थिक दंड कौन से हो गए? कौटिल्य ने 3 प्रकार के आर्थिक दंड का उल्लेख किया है, जैसे पूर्व साहस दंड, मध्यम साहस दंड, उत्तम साहस दंड। जिस अपराध के संबंध में कोई प्रमाण नहीं मिलता था वहां जल, अग्नि और विष द्वारा दिव्य परीक्षा ली जाती थी। एक दंड ऐसा था जिसके अपराध के संबंध में कोई प्रमाण नहीं मिला, तो वहां पर जल हो गया, ये अग्नि हो गया, या विष के द्वारा उसकी परीक्षा ली जाती थी। इस प्रकार का दंड हुआ करता था। धर्मोपदेशुत अमात्यों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। धर्मोपदेशुत अमात्यों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। न्याय व्यवस्था धर्म, व्यवहार, पुराने कानून, चरित्र, परंपरा और राजज्ञा पर आधारित थी। कौटिल्य ने राजज्ञा को धर्म और व्यवहार से भी ऊपर रखा है। कौटिल्य ने राज्य की आज्ञा को धर्म और व्यवहार से भी ऊपर रखा है। हालांकि वे राजा के लिए भी कहता है कि यदि राजा निरपराध को दंड दे तो उससे तिगुना दंड स्वयं राजा को भुगतना पड़ेगा। इस व्यवस्था को ना समझ पाने के कारण ही मैगस्थनीज ने कहा है कि, मैगस्थनीज ने क्या कहा है? भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं है। भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं है। हालांकि वह ये भी कहता है कि दंड विधान कठोर थे, अपराध कम होते थे और लोग सामान्यतः अपनी संपत्ति की रखवाली नहीं करते थे। तो मैगस्थनीज ये कहता है कि भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं हुआ करता था। जब इतना कठोर दंड होगा, अंग क्षति करना या मृत्यु दंड देना, इस प्रकार का कोई यदि दंड दिया जाएगा तो वहाँ पर अपराध बहुत कम होंगे, ना के बराबर अपराध होंगे, ठीक है नहीं। और लोग संपत्ति की रखवाली भी नहीं करते थे। इस बात की जानकारी कौन? मैगस्थनीज देता है। तो ये मौर्यकालीन की न्याय व्यवस्था हो गई। गुप्तचर व्यवस्था देखी, न्याय व्यवस्था देखी, सैनिक व्यवस्था देखी। अब मौर्यकालीन की राजस्व प्रशासन के बारे में हम देख लेते हैं। राजस्व कलेक्शन किस प्रकार से हुआ करता था।
मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन। मौर्यकाल में जो राजस्व प्रशासन था वो किस प्रकार का हुआ करता था? विशाल मौर्य साम्राज्य के शासन संचालन हेतु सुदृढ़ व्यवस्था की आवश्यकता थी। इस वित्तीय व्यवस्था राजस्व व्यवस्था के संचालन हेतु समाहर्ता नामक सर्वोच्च अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था, इसको चलाने के लिए राजस्व की आवश्यकता तो पड़ेगी। इस राजस्व का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था उसको हम बोलते थे समाहर्ता। समाहर्ता जो था राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है समाहर्ता। कौटिल्य ने राजस्व के 7 साधनों कौटिल्य ने राजस्व आय से संबंधित 4 प्रकार के साधनों का उल्लेख किया। कितने? 7। पहला, दुर्ग, राष्ट्रीय खान, सेतु, वन, ब्रज एवं बड़ी पथ का उल्लेख करते हुए करों की एक लंबी सूची दी है। वस्तुतः मौर्य काल में ही पहली बार कर प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। तो कर की यानी कि टैक्स की जो प्रणाली है पहली बार किस में प्रस्तुत की गई है? मौर्य काल में ही देखने को मिलती है। अब किस किस प्रकार के कर थे, कौन कौन से टैक्स थे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके अलावा वृद्धि यानी कि बड़े स्तर पर दासों को कृषि कार्य में भी इसी युग में निवेशित किया गया था। तो दासों को भी कृषि कार्य में इसी युग में यानी कि मौर्य काल में लगाया गया था। राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो क्या था? भूमि कर यानी कि भूमि की टैक्स, भूमि से टैक्स लिया करते थे, यही उसकी आय हुआ करती थी। कर व स्वामित्व के दृष्टिकोण से भूमि 2 प्रकार की थी। पहली थी राजकीय भूमि, दूसरी है निजी भूमि। 2 प्रकार की भूमि हो गई, राजकीय भूमि, निजी भूमि। 2 प्रकार से टैक्स इकट्ठा किया जाता था मौर्य काल में। तो जो राजकीय भूमि थी, राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसको हम बोलते थे सीता। राजकीय भूमि से जो टैक्स आता था उसको बोलते थे सीता। और निजी भूमि से जो टैक्स आता था उसको बोलते थे भाग। दोनों क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। राजकीय भूमि से जो टैक्स आएगा उसको सीता, निजी भूमि से जो टैक्स आएगा उसको बोलते थे भाग। मौर्य काल में राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर लिए जाने वाले भूमि कर को सीता कर कहा जाता था। तो 2 हो गए आपके, वो 3 टैक्स के बारे में आपको बताता हूँ मैं। यानी कि राजकीय भूमि से जो टैक्स लिया जाएगा उसको सीता, निजी भूमि से जो टैक्स लिया जाएगा उसको भाग, और जो स्टेट जो गांव की कृषि भूमि से जो टैक्स इकट्ठा करेगा उसको बोलेंगे सीता कर, ठीक है। इस भूमि पर खेती करने वाले किसानों को उपज का 1/6 भाग राज्य को देना होता था। तो कितना टैक्स वसूल किया जाता था मौर्य काल में? 1/6 भाग। जबकि मैगजीनीज के अनुसार किसानों से 1/6 भाग देना होता था। तो मैगजीनीज के अनुसार जो किसानों से 1/6 भाग, लेकिन वैसे कितना था? वैसे था 1/6 भाग, लेकिन मैगजीनीज के अनुसार 1/4 भाग टैक्स लिया जाता था। अब अगला आता बलि। बलि किसे कहते हैं? बलि ये एक प्रकार का उपकर था जिसे राजा भाग के अलावा प्रजा से लेता था। बलि एक प्रकार का टैक्स और हुआ करता था जिसे राजा प्रजा से टैक्स लेता था, प्रजा से, भाग के अलावा, भाग को छोड़ करके प्रजा से टैक्स लेता था, ये उसको बोलते थे बलि। संपूर्ण प्राचीन भाग में सैद्धांतिक रूप से भू राजस्व उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था। कितने? 1/6 हिस्सा लिया जाता था। और जबकि मैगजीनीज के अनुसार कितना? 1/4। भूमि कर नगद या अनाज दोनों रूपों में मान्य था। जो भूमि से जो टैक्स था वो नगद भी लेते थे, नगद ना हो तो अनाज ले लेते उसके बारे में। तो इस तरीके से दोनों प्रकार से टैक्स लिया जाता था। भूमि कर से मुक्ति को परिहार बोला जाता था। राजा भूमि कर की दर को कम कर सकता था, जैसे कि अशोक के लुम्बिनी में कम करके 1/8 भाग कर दिया गया था। तो भूमि कर के मुक्ति को परिहार बोला जाता था, और राजा से भूमि कर इस टैक्स को कम भी कर सकता था। अशोक ने जब लुम्बिनी की यात्रा करी थी तो उन्होंने टैक्स कम कर दिया था, 1/8 भाग, ठीक है नहीं। अब राजकीय आय के अन्य प्रमुख साधन जिन जिन से ये टैक्स लिया जाएगा, जैसे राजकीय आय से किस प्रकार से टैक्स प्राप्त होगा? बिक्री कर, चुंगी कर, सीमा शुल्क कर, व्यापारिक मार्गों पर कर, घाटों पर कर, मतलब समझ गए नहीं। व्यापारिक मार्ग यानी कि जो सामान इधर से उधर लेके जाएंगे उन पर टैक्स लिया जाएगा। जो घाट वगैरह बने हुए उन पर टैक्स लिया जाएगा, ठीक है नहीं। सिक्का ढाला जाएगा उस पर टैक्स लिया जाएगा। आर्थिक दंड उस पर टैक्स है, शिल्पियों पर कर है, इत्यादि इस प्रकार के कर हुआ करते थे राजकीय आय के। मौर्यकालीन विभिन्न प्रकार के प्रमुख कर निम्नलिखित हैं। कुछ और भी कर हैं जिनके नाम हम आपको बताते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला है बिक्री कर।
कोई भी वस्तु शुल्काध्यक्ष द्वारा चुंगी लगाए जाने के बगैर नहीं खरीदी बेची जाती थी। बिक्री कर, ये ऐसा कर था जब तक इस पर चुंगी नहीं लगती थी तब तक इसे नहा शेयर परचेज किया नहीं जाता था। अगला है वृष्टि, बेगार श्रम को वृष्टि कहते हैं, बेगार श्रम को वृष्टि कहते हैं। अगला है उपायनी, ये उपहार पर कर लिया जाता था, गिफ्ट पर। अगला है प्रवेश्य, ये आयात कर था जो वस्तु के मूल्य का 20% होता था। आयात मतलब किसी दूसरे से हम जो माल खरीदते थे उसको बोलते हैं आयात, तो उस पर 20% टैक्स देना होता था। अगला है निष्क्राम्य, ये निर्यात कर था। इसकी दर कोई स्पष्ट नहीं है, क्या दर है इसकी, निर्यात कर था ये, यानी कि जो हम टैक्स यहाँ से भेजेंगे उस पर टैक्स था ये। अगला है उत्संग, प्रजा जब राजा को किसी उत्सव के समय भेंट देती थी उसे उत्संग कहा जाता था। उत्संग मतलब समझ गए, जब प्रजा जो है राजा को कोई चीज़, उत्सव, कोई फेमस त्यौहार है उसके समय कोई भेंट देती थी उसको उत्संग बोला जाता था। अगला है उद्यक भाग, ये सिंचाई करता, उद्यक भाग सिंचाई पर लिया जाता था। कितना लिया जाता, इसकी दर उपज का 1/5 से लेकर 1/3 भाग हुआ करती थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हिरण्य कर, हिरण्य कर को नगद कर बोला जाता था। हिरण्य टैक्स जो है वो नगद के रूप में वसूला जाता था, हिरण्य कर, नगद कर। अगला कर हो गया पिंड कर, गांव पर सामूहिक रूप से लगने वाला कर था ये। अगला कर हो गया सेतु कर, ये फल फूल फलम एवं जो सब्जियां थी उन पर लगने वाला एक कर था जिसको हम सेतु बोलते थे। अगला आ गया वन कर, वनों पर लगने वाला कर। वन 2 प्रकार के थे, हस्ती वन जहाँ से हाथी प्राप्त होते थे और द्रव्य वन जहाँ से लकड़ी व अनेक धातुएं खानों से प्राप्त होती थी, इन पर टैक्स लगता था। एक हस्ती कर, एक द्रव्य वन कर। अगला कर है दुर्ग यानी कि किला, नगरों से अनेक प्रकार की आय प्राप्त होती थी जिसे सामूहिक रूप से दुर्ग कहते हैं, जैसे शराब बनाने वाले, नमक बनाने वाले, शिल्पी बनाने वाले, वेश्याओं से, जुआरियों से, इनसे आदि कर वसूला जाता था। 13वां जो है राष्ट्रीय, ये गांव व जनपदों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय संज्ञा प्राप्त थी। अगला प्रणय, यह आपातकाल में लिया जाने वाला कर था। प्रणय, प्रणय कब लिया जाता था, जब इमरजेंसी लगती थी। अगला ब्रज, पशुओं से संबंधित कर था ये ब्रज। अगला जो कर है बणिक पथ, स्थल एवं जल मार्ग पर कर था ये, बणिक पथ स्थल एवं जल मार्ग पर कर था ये। राजकीय आय का एक भाग सम्राट के व्यक्तिगत खर्च पर, राजकीय आय से जितना भी टैक्स प्राप्त होता था वो सम्राट के व्यक्तिगत खर्च पर। दूसरा भाग राजकीय कर्मचारियों के वेतन पर। तीसरा भाग सैन्य खर्च पर। चौथा भाग लोक कल्याणी कार्यों पर खर्च होता था। राजा का वार्षिक बजट आय व्यय का विवरण समाहर्ता द्वारा तैयार किया जाता था, तो समाहर्ता ही इसका सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। बजट को भी तैयार कौन करता था, समाहर्ता नामक अधिकारी इसका बजट तैयार करता था। इस बजट का जो वित्तीय विवरण था वो आषाढ़ माह यानी कि जुलाई से स्टार्ट होता था, जुलाई से। वर्ष में 354 कार्य दिवस होता था। मौर्य काल में आहत सिक्कों का प्रचलन था। आहत सिक्के वो हो गए जिनको पीट पीट कर ठोक ठोक कर बनाया जाता था, उनको बोलते हैं आहत सिक्के। मौर्य काल में आहत सिक्कों का प्रचलन था जिन पर हाथी, सांड, जंगल के वृक्ष, मेहराब आदि के चित्र पंच किए गए थे। इस समय चांदी और तांबे के सिक्के अधिक थे, सोने के सिक्कों का कम प्रचलन था। सिक्के राजकीय टकसाल में छपते थे तो चांदी और तांबे के सिक्के थे, लेकिन सोने को सिक्कों का प्रचलन बहुत कम था और राजकीय टकसाल में छपा करते थे ये सिक्के। तो ये हमने मौर्य काल का जो राजस्व संबंधी के बारे में चर्चा करी, जो राजस्व कहाँ से प्राप्त होता था और जो टैक्स लिया जाता था वो कौन कौन से रूपों में टैक्स वसूल किया जाता था, उनके नाम भी मौर्य काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे हिरण्य कर नगद रूप में वसूल किया जाता था, ठीक है, इस प्रकार के टैक्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब मौर्यकालीन की कुछ सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। मौर्य काल की जो सामाजिक स्थिति थी वो किस प्रकार की हुआ करती थी। सामाजिक स्थिति, मौर्य काल की जो सामाजिक स्थिति थी वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। तो इसकी जो स्थिति के बारे में अर्थशास्त्र हो गया, मेगस्थनीज की इंडिका हो गई, अशोक के अभिलेख हो गए, इन सबों से हम मौर्य काल की सामाजिक स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी को जान सकते हैं। कौटिल्य ने वर्ण आश्रम व्यवस्था को बनाए रखना राजा के प्रमुख कर्तव्यों को एक माना है। किसने, कौटिल्य ने, यानी कौटिल्य ने जो था चारों वर्णों का उल्लेख किया है। जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कौटिल्य ने इन चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया, इनके क्या क्या कार्य थे।
जैसे बात करें समाज में ब्राह्मणों का विशिष्ट स्थान था। समाज में जो ब्राह्मण थे इनका विशिष्ट स्थान था। राजा के पुरोहित, न्यायाधीश और अधिकांश इसी वर्ग से नियुक्त किए जाते थे। राजा के न्यायाधीश हो गए, पुरोहित हो गए, वो ब्राह्मण लोग ही नियुक्त किए जाते थे। शिक्षक आचार्य को राज्य द्वारा एक कर मुक्त ब्रह्मदेव भूमि दान में दी जाती थी। कौटिल्य ने शूद्र के कार्यों में शिल्प कर्म और सेवा वृत्ति के साथ वार्ता को भी शामिल कर लिया है। तो कौटिल्य ने जो शूद्र लोग हैं, शूद्र के कार्य में शिल्प कर्म और सेवा वृत्ति के साथ वार्ता मतलब किसी पशुपालन और वाणिज्य को भी शामिल कर लिया है। तथा अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को क्या बोला? आर्य बोला गया है। और उन्हें मलेच्छों से भिन्न बताया गया है, यानी कि मलेच्छों से अलग बताया गया है किसे? आर्य को। क्वेश्चन ये पूछा गया सब। कौटिल्य ने अनेक वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है तथा चांडाल अतिरिक्त अन्य सभी को शूद्र मानते थे। चांडाल के अलावा सभी को शूद्र मानते थे। चांडाल को क्या माना गया? अस्पृश माना गया है चांडाल को। चांडाल वो होते थे, ये काफ़ी खूंखार चंडाल हुआ करते थे। संभवतः कौटिल्य के बड़ संबंधी कर्तव्यों के उल्लेख को सही तरीके से न समझ पाने के कारण मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 7 जातियों का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में 7 जातियों का उल्लेख किया है, जो निम्न प्रकार है। पहला है दार्शनिक, किसान, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक, सभासद। ये 7 जातियों का उल्लेख किया है मेगस्थनीज ने। अब इनके जो काम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेगस्थनीज के अनुसार ये बात चर्चा की जाएगी। मेगस्थनीज के अनुसार पहली जाति जो थी वो दार्शनिकों की और अंतिम जाति जो थी वो मंत्रियों यानी कि सभासद की थी। संख्या में सबसे ज़्यादा किसान थे। मेगस्थनीज ने कहा कि सबसे ज़्यादा कौन थे? किसान थे। उसके बाद कौन सी थी? सैनिक हुआ करते थे। ये मेगस्थनीज ने कहा है। फिर योद्धा, उसके बाद योद्धा। उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकता था, ना ही अपना व्यवसाय परिवर्तित कर सकता था। मेगस्थनीज के अनुसार ये है, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं करेगा। वे सिर्फ अपनी ही जाति में विवाह करेगा। मेगस्थनीज इस बात को कहता है। केवल ब्राह्मणों को ही अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ऐसा करने की छूट प्राप्त थी। मेगस्थनीज के अनुसार प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, यानी कि जो कौटिल्य था उनने 4 वर्णों का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में और विस्तार से बताकर 7 जातियों का उल्लेख किया, जिसमें पहली जाति दार्शनिक को मानते हैं। और इसमें भारत में दास्ता प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है, ये मेगस्थनीज कहता है। मेगस्थनीज के अनुसार दार्शनिकों की संख्या जो थी वो सबसे कम थी, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ माने जाते थे ये दार्शनिक। इसके अनुसार दार्शनिकों की संख्या सबसे कम थी, लेकिन फिर भी सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे दार्शनिक। दार्शनिकों की संख्या 2 श्रेणियों में थी। 2 प्रकार के दार्शनिक माने जाते थे। एक को हम बोलते हैं ब्राह्मण, दूसरों को बोलते हैं श्रवण। 2 प्रकार के दार्शनिक हो गए, एक ब्राह्मण, दूसरा श्रवण। श्रवण भी 2 प्रकार के थे, एक जो वनों में रहते थे और दूसरे जो आयुर्वेद में कुशल थे, जिन्हें समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त था। तो श्रवण भी 2 प्रकार के हो गए, एक तो जो जंगल वनों में रहेंगे और दूसरा जो आयुर्वेद के ज्ञान और समाज में उनका प्रतिष्ठित सम्मान था। अशोक के अभिलेखों में विभिन्न वर्णों का उल्लेख मिलता है। जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें विभिन्न वर्णों का उल्लेख मिलता है, परंतु उसके अभिलेखों में कहीं क्षत्रिय का उल्लेख नहीं मिलता है। जो अशोक के अभिलेख में कहीं भी क्षत्रिय का उल्लेख नहीं मिलता। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये कि क्षत्रिय का उल्लेख किसमें नहीं मिलता? अशोक के अभिलेखों में। स्मृति काल की अपेक्षा मौर्य काल में जो थी स्त्रियों की दशा अच्छी थी। आगे हम स्मृति काल हम पढ़ेंगे, स्मृति काल आएगा तो स्मृति काल में जो स्त्रियों की दशा थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन मौर्य काल में अच्छी थी स्त्रियों की दशा। समाज में स्मृतियों में उल्लिखित विवाह के 8 प्रकार प्रचलित थे। मेगस्थनीज ने आर्ष विवाह तथा निर्याकस ने स्वयंवर विवाह का उल्लेख किया है। तो निर्याकस हो गए, इन्होंने स्वयंवर विवाह, मेगस्थनीज ने आर्ष विवाह का उल्लेख किया है। और कौटिल्य ने कुछ परिस्थितियों में पति पत्नी संबंधी विच्छेद का उल्लेख किया है। कुछ परिस्थितियों में पति पत्नी के संबंध में विच्छेद का भी उल्लेख किया है। किसने? कौटिल्य ने। क्वेश्चन देखो पूछा गया, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछेगा। इस तरीके से आप
अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं थ्योरी के माध्यम से। थ्योरी आप पढ़ेंगे तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं हुआ करता था। समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सती प्रथा का प्रचलन था मौर्य काल में, तो हम कहेंगे नहीं था। किंतु बहुविवाह, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, विधवा विवाह प्रचलित थी। ये विवाहें प्रचलित थी उस समय। तो नियोग प्रथा का मतलब आप समझ गए, बहुविवाह का मतलब तो आप समझ गए होंगे, पुनर्विवाह का मतलब समझ के, ठीक है, दोबारा विवाह करना। नियोग प्रथा का मतलब मैं समझता हूँ, यदि वो महिला जो थी खुद संतान प्राप्त नहीं करती थी, किसी दूसरे पुरुष के साथ संतान प्राप्त करना, उसे बोलते हैं नियोग प्रथा। विधवा विवाह का मतलब होता है किसी का पति मर गया तो दूसरे के साथ विवाह कर लेना, ये प्रचलित था। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक नहीं। और दासों का उल्लेख मिलता है इसमें मैगजीन्स के अनुसार, और इसमें दासों का उल्लेख नहीं मिलता है। दास का मतलब समझ के, दास का मतलब होता है आदमी के द्वारा आदमियों को ही शोषण करना, ठीक है नहीं। जैसे कोई ऊँचा आदमी है, किसी गरीब आदमी को रख लिया, उससे खूब काम करा रहा है, खूब काम करवा रहा है, ठीक है नहीं, उसका शोषण कर रहा है, ठीक है नहीं। तो इस तरीके की व्यवस्था थी, दास व्यवस्था, दास था, ठीक है नहीं। तो पैरा मैगजीन्स के अनुसार प्राचीन भारत में दासता का उल्लेख नहीं मिलता है, और सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। सती प्रथा का मतलब ये हो गया कि यदि कोई मतलब दोनों मतलब वो होंगे पति पत्नी है, तो यदि किसी का आदमी यदि मर गया तो उसके साथ उसको जला दिया जाता था, ये होगी सती प्रथा। सती प्रथा आगे चल के हम देखेंगे, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसको समाप्त करेगा, ठीक है नहीं, वो हम आगे के चैप्टर में हम देखेंगे। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय लोग भोग के लिए तथा अधिक संतान प्राप्ति के लिए अनेक स्त्रियों से विवाह करते थे, ठीक है नहीं। तो हमने ये देखा कि कई संतानें प्राप्त हों, तमाम संतानें प्राप्त हों, इससे अनेक स्त्रियों से शादी किया करते थे उस समय के लोग। अर्थशास्त्र में महिलाओं के लिए ऐश्वर्य पश्चा, अनस्कासिनी तथा अवरोधन जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो जो महिलाएं थी इनके लिए अलग अलग वर्ड यूज़ किए गए हैं, जैसे ऐश्वर्य पश्चा, अनिष्कासिनी, अवरोधन, ये महिलाओं के लिए प्रयोग किए जाते थे ऐसे शब्द। इससे पर्दा प्रथा का प्रचलन हमें मिलता है। पर्दा प्रथा का मतलब समझ के, पर्दा प्रथा का मतलब ये हो गया कि स्त्री जो है पर्दे में रहेगी, किसी अजनबी से बात जो करेगी, यदि घूंघट डाल के करेगी, ठीक नहीं, किसी अजनबी से बात नहीं करना। तो पर्दा प्रथा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। राजा की महिला जो थी वो अंगरक्षिकाएँ होती थीं। राजा की महिलाएं भी अंगरक्षिका होती थीं, जिन्हें समरांगणी भी कहा जाता है। इन्हें समरांगणी का नाम दिया गया है। तो राजा की जो महिला थी, उस महिलाओं को देखने के लिए कुछ अंगरक्षिकाएँ नियुक्त की जाती थीं, जिनको हम समरांगणी कहते हैं। समाज में वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। स्वतंत्र रूप से जो वेश्यावृत्ति करती थी उसे रूपाजीवा बोला जाता था। तो वेश्यावृत्ति को हम क्या बोलते हैं? रूपाजीवा बोलते हैं मौर्य काल में। अर्थशास्त्र में गणिकाओं का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में गणिकाओं का उल्लेख मिलता है, जो विभिन्न ललित कलाओं, नृत्य, संगीत आदि में प्रवीण होती थीं। इनकी देखरेख करने के लिए गणिका अध्यक्ष नामक अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता था। गणिकाएँ गुप्तचरी का कार्य भी करती थीं। जो गणिकाएँ थीं वो गुप्तचर का काम भी किया करती थीं, यानी कि गुप्त रूप से सूचनाएँ इकट्ठा किया करती थी गणिकाएँ। स्त्रियाँ जो हैं अपने पति के अत्याचारों के विरुद्ध न्यायालय की भी शरण ले सकती थी। स्त्रियाँ जो हैं अपने पति के अत्याचारों के विरुद्ध न्यायालयों की शरण ले सकती थी। यदि कोई मुकदमा है तो वो न्यायालय में भी जा सकती थी, बोल सकती थी, ठीक नहीं, अपना प्रमाण प्रस्तुत अपनी बात को रख सकती थी। स्त्री हत्या को ब्रह्म हत्या जैसा भयंकर अपराध माना है। यदि स्त्रियों की हत्या करेगी तो उसे भयंकर अपराध माना है मौर्य काल में, जिसको हम बोलेंगे ब्रह्म हत्या। समाज में विभिन्न प्रकार के खान पान प्रचलित थे। समाज में विभिन्न प्रकार के खान पान प्रचलित थे। मैगस्थनीज ने भारतीयों के भोजन की पद्धति का जिक्र किया है। मैगस्थनीज ने जो करा, भारतीयों का जो भोजन है उसका जिक्र किया है। मदिरापान को एक दुर्व्यसन माना है। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय मदिरापान यज्ञ के अवसर पर करते थे। मदिरापान मतलब होता है शराब वगैरह पीना, तो यज्ञ वगैरह जो होता था उसके अवसर पर किया करते थे मदिरापान। मौर्य काल में दास प्रथा मौजूद थी, ठीक है नहीं, दास प्रथा मौजूद थी मौर्य काल में। लेकिन कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अशोक के अभिलेखों में युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंजर भूमि साफ करने के कार्य में नियोजित करने का उल्लेख किया गया है। तो अशोक के अभिलेखों में जो युद्ध में जो बंदी बनाए गए थे उसका उल्लेख किया गया है, लेकिन मैगस्थनीज ने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। पीछे हमने अभी पढ़ा था, मैगस्थनीज ने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है।
और कौटिल्य ने दास प्रथा का उल्लेख किया। दास प्रथा का मतलब यही हो गया कि आदमियों के द्वारा आदमी का शोषण करना, ठीक है नहीं। उसके अनुसार भारतीय दास नहीं रखते थे, अतः उन्हें अधिक संतान प्राप्ति की आवश्यकता होती थी। तो मेगास्थनीज ये कहता है कि भारतीय दास नहीं रखते थे, वे ज़्यादा स्त्रियों से विवाह करके ज़्यादा संतानें उत्पन्न करें, इस प्रकार की व्यवस्था मेगास्थनीज बताता है। तो ये मौर्य काल के बारे में कुछ डिस्कशन हो गए। अब हम देख लेते हैं इसके बाद मौर्यकालीन का आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। मौर्य काल में जो खाने पीने की व्यवस्था थी, कृषि कृषि व्यवस्था कैसी थी, पशुपालन कैसा था, क्या क्या चीज़ों का उपयोग किया जाता था, किस प्रकार की भूमि हुआ करती थी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब देखते हैं मौर्यकालीन की जो आर्थिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। आर्थिक स्थिति मौर्यकाल की, तो मौर्यकाल की जो आर्थिक स्थिति थी, जो अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, वो थी कृषि, पशुपालन, शिल्प, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी मौर्यकाल की अर्थव्यवस्था, जिसमें कृषि जो था वो सर्व प्रमुख था। राजा वृत्ति इन्हीं साधनों को सम्मिलित रूप से वार्ता की संज्ञा दी गई है। तो कृषि जो था सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है मौर्य काल में। मौर्य काल को राजा नियंत्रित अर्थव्यवस्था का काल माना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित विवरण है। तो पहले हम देख लेते हैं कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन की हम बात करें, कृषि एवं पशुपालन मौर्य युग में कृषि अधिकांश जनता के जीवन का आधार थी। जनता के जीवन का आधार क्या थी, कृषि हुआ करती थी। कौटिल्य ने एक अच्छे राष्ट्र की विशेषता में कहा है कि वहाँ कृषि योग्य भूमि हो और वे अधेम मात्रा यानी कि बिना वर्षा के भी जिस पर अच्छी खेती हो सके। अधेम मात्रा का मतलब हो गया बिना वर्षा के अच्छी खेती हो। ये किसने कहा, कौटिल्य ने लिखा। क्वेश्चन भी पूछा गया अधेम मात्रा किसे कहते हैं। तो कौटिल्य ने ये कहा कि अच्छा राष्ट्र वही है जहाँ पर कृषि योग्य भूमि हो, बिना वर्षा के अच्छी खेती हो। मेगास्थनीज के अनुसार किसान जो सबसे ज़्यादा संख्या में थे, अन्य सभी कार्यों में मुक्त रहते हुए अपना सारा समय खेती में लगाते थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कहा था कि सबसे ज़्यादा जो थे वो किसान हुआ करते थे। वो किसान अपना जो है समय खेती में लगाते थे। युद्ध के समय भी सैनिकों को कृषि क्षति न पहुंचने का सख्त आदेश रहता था। राज्य कृषि को कितनी महत्ता देता था, ये इस बात से स्पष्ट है कि कृषि को क्षति पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों को नष्ट करने के लिए राजा द्वारा शिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो जो कीड़े मकोड़े थे, पशु पक्षियों को नष्ट करने के लिए राज्य के द्वारा जो शिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाती थी। भूमि उपजाऊ हुआ करती थी। भूमि कैसी थी, भूमि उपजाऊ थी, वर्षा भी अच्छी से हो जाया करती थी उस समय। जैसा कि मेगास्थनीज स्पष्ट करता है कि मेगास्थनीज कहता है कि यहाँ में 2 बार वर्षा होती थी। मेगास्थनीज कहता है कि साल में 2 बार वर्षा होती थी, जिससे खेती वगैरह अच्छी हो जाया करती थी। तथा राज्य सिंचाई का भी प्रबंध करता था, जिसे सेतुबंध कहा गया है। तो सिंचाई को हमने क्या बोला, सेतुबंध बोला है। अर्थशास्त्र में बात करें, सिंचाई के साधन के रूप में नदी, तालाब, कूप, बैलों द्वारा खींचे जाने वाले रहट, चरस द्वारा कुएं से पानी निकालकर बांध बनाकर नहरों से वायु द्वारा चालित चक्की आदि से सिंचाई का उल्लेख किया गया है। यह अर्थशास्त्र कहता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख क्या कहता है सिंचाई के बारे में। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के समय उज्जवंत पर्वत पर एक झील बनवाने, सुदर्शन झील, तथा अशोक के समय उससे नहर निकालने का उल्लेख हमें मिलता है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में एक झील बनवाने तथा उज्जैन पर्वत पर एक झील बनवाने तथा एक नहर निकालने का उल्लेख हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो मेगास्थनीज के अनुसार भी हमें पता चल गया साल में 2 बार खेती होती थी और सिंचाई का प्रयोग किया गया, जिसे सेतुबंध बोलते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार भी पता चल गया कि नदी, तालाब के द्वारा खेती की जाती थी, अच्छी खेती होती थी। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये भी बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उज्जैन पर्वत पर एक झील बनवाई थी, जिससे एक नहर निकाली थी, उस नहर से सिंचाई की जाती थी। इस बात की चर्चा हमें मिलती है। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खाद का प्रयोग किया जाता था। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खाद का प्रयोग किया जाता था। कौटिल्य ने घी, शहद, चर्बी, मछलियों का चूर्ण, गोबर, राख आदि का खाद के रूप में प्रयोग करने का उल्लेख किया है। किसने, कौटिल्य ने। इस काल में अनेक प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। इस काल में अनेक प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अनुसार कृष्ट मतलब होता है जुती हुई भूमि।
अकृष्ट मतलब होता बिना जुती हुई भूमि, स्थल मतलब उच्च आदि अनेक प्रकार की भूमि होती थी। इसी स्वामित्व के अनुसार भी दो प्रकार की भूमि तथा क्षेत्रक, भूस्वामी और उपवास काश्तकार का आभास कौटिल्य के उल्लेखों से प्राप्त होता है। यूनानी अभिलेखों के अनुसार, जो यूनानी अभिलेख है, यूनानी लेखों के अनुसार तथापि अन्य साधनों से स्पष्ट है कि राजकीय भूमि से अतिरिक्त गृहपतियों या अन्य किसानों की अपनी निजी भूमि से भी होती थी। राजकीय भूमि पर जो अध्यक्ष हुआ करता था वो कौन था? सीता अध्यक्ष। राजकीय भूमि पर खेती सीता अध्यक्ष की देखरेख में होती थी तथा निजी भूमि के संदर्भ में नियामक अधिकारी समाहर्ता स्थानिक एवं गोप होते थे। कृषि संबंधित उपजों में कौटिल्य ने कृषि से संबंधित, जो कौटिल्य ने कृषि से संबंधित चना, चावल, ब्रीही, कोदो या कोदरप, गन्ना, सरसों आदि, आलू का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने इन फसलों में चावल के लिए धान को सर्वोत्तम तथा गन्ने की फसल को निकृष्ट फसल कहा है। फलों में अनार, आम, जामुन, अंगूर, नींबू आदि का उल्लेख किया है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। मेगास्थनीज के अनुसार यदि हम बात करें, मेगास्थनीज के अनुसार कितनी फसलों की जानकारी मिलती है? 2 फसल। तथा कौटिल्य के अनुसार साल में 3 फसलें, जैसे हेमंत रबी की फसल, ग्रीष्म खरीफ की फसल, केदार जायद की फसल उगाई जाती है। इनके अनुसार कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान था। अशोक द्वारा गोपालकों और पशुओं के हित के संरक्षण के संदर्भ में ब्रजभूमिक नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था। चारागाह के प्रबंधक के रूप में विविधा अध्यक्ष नामक अधिकारी कार्य करता था। कृषि के साथ साथ जो पशुपालन था उसका भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अशोक के द्वारा जो गोपालक थे, पशुओं के हित के संरक्षण के संदर्भ में ब्रजभूमिक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो पशुओं की देखरेख करता था। और चारागाह के प्रबंधक के रूप में विविधा अध्यक्ष नामक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। उपजाऊ भूमि और सिंचाई की व्यवस्था होने के बावजूद भी इस समय अकाल दुर्भिक्ष के साक्ष्य उपलब्ध हैं। हालांकि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ा था। मेगास्थनीज ये कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ा था, जबकि कौटिल्य यह कहता है कि भारत में अकाल पड़ा था। तो कौटिल्य के अनुसार अकाल का उल्लेख मिलता है, मेगास्थनीज के अनुसार अकाल का उल्लेख नहीं मिलता है। उसके अनुसार अकाल के समय राज्य द्वारा जनता को सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। महास्थान और 100 गौर अभिलेखों से, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अभिलेख हैं, इससे ही पता चलता है कि अकाल के समय राज्य अन्ना कोष्ठागार जनता को अनाज उपलब्ध कराया जाता था। पिछले की वीडियो में हमने देखा था महास्थान और 100 गौरा ताम्रपत्र अभिलेख से ही पता चलता है कि यहाँ पर अन्न का बहुत भंडार हुआ करता था, जो आपातकाल में जनता को उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं शिल्प उद्योग के बारे में। शिल्प उद्योग के बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं। शिल्पोद्योग, मौर्य काल में अनेक प्रकार के शिल्प उद्योग व्यवस्था उन्नत अवस्था में थी। मेगास्थनीज शिल्पियों को चौथी जाति मानता है। शिल्पी 2 प्रकार के थे। एक वे थे जो राज्य द्वारा संचालित कारखाने में कार्य किया करते थे और इन्हें राज्य द्वारा वेतन मिलता था। दूसरे वे थे जो स्वतंत्र रहकर शिल्प कार्य करते थे, जिन्हें माह में एक दिन राजा के यहाँ कार्य के बदले काम करना होता था। तो 2 शिल्प हो गए। एक जो थे वो कारखानों में नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें राजा इनको वेतन देता था। दूसरे वे थे जो स्वतंत्र होते थे, स्वतंत्र घूम घूम कर काम किया करते थे, लेकिन महीने में एक दिन राजा के यहाँ काम करना पड़ता था फ्री में। ठीक है नहीं। राजा शिल्पियों के हित के संरक्षण में विशेष ध्यान देता है। राजा क्या करता है? शिल्पियों के संरक्षण में विशेष ध्यान देता है। शिल्पियों की अंग क्षति करने पर मृत्युदंड का प्रावधान था, जो पीछे हमने पढ़ा। जो शिल्पी थे, यदि कोई जो दंड था इनके लिए, कोई हाथ या कोई उंगली काट ली जाती थी, इस तरीके का दंड था। तथा शिल्पियों का सामान चुराने पर 100 पड़ का अर्थदंड लगता था। मौर्य काल में उद्योग धंधे काफ़ी विकसित अवस्था में थे। मौर्य काल में उद्योग धंधे जो थे काफ़ी विकसित अवस्था में थे। इस काल में उस उद्योग वस्त्र बहुत उन्नत अवस्था में था। सूती वस्त्र के लिए काशी, बंग, बस, उपरांत एवं मदुरा प्रख्यात थी। काशी और पुंड्र में रेशमी कोशे वस्त्र बनता था।
यानी सूती वस्त्रों के लिए बहुत फेमस था मौर्य काल। कौटिल्य ने चीन पट्ट के नाम से चीन के रेशम का उल्लेख किया है। किसने? कौटिल्य ने चीन पट्ट के नाम से चीन के रेशम का उल्लेख किया है। मगध हो गए, पुंड्र हो गए, सुवर्णकुंड हो गए में विभिन्न वृक्षों के पत्तों तथा छाल से भी कपड़े बनाए जाते थे। अन्य वस्त्रों से दुकुल यानी चिकना सफ़ेद वस्त्र तथा चोम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र का वर्णन हमें मिलता है। बंगाल जो था अपने मलमल के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल जो था अपने मलमल के लिए प्रसिद्ध था बंगाल। अर्थशास्त्र के अनुसार जो कपड़ा बंगाल के देश में बनता था, जो कपड़ा बंगाल देश में बनता था वे सफ़ेद और चिकना होता था। सुवर्णकुंड का कपड़ा सूर्य के समान रंग वाला और मणि के समान चिकना होता था। तो अलग अलग देशों में अलग अलग कपड़े बनते थे। तो जो बंगाल में कपड़ा था वो सफ़ेद और चिकना होता था, और सुवर्णकुंड में जो कपड़ा था वो रंग वाला होता था, जैसे सूर्य का रंग होता था इसी तरीके से लाल और मणि के समान चिकना हुआ करता था। मणि जो होती है, ठीक है नहीं, उसकी तरह ये चिकना हुआ करता था। इसी समय ऊनी कपड़ों का भी निर्माण होता था, ऊन के कपड़ों का भी निर्माण होता था। अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के कंबल का उल्लेख किया गया है। तो ऊन के कपड़े भी बनते थे इस समय, वो 4 प्रकार के कंबल का उल्लेख किया है अर्थशास्त्र ने। नेपाल कंबल के लिए प्रसिद्ध था। चीन कोशे संज्ञक रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। तो चीन जो है रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। नेपाल जो था वह कंबल के लिए प्रसिद्ध था। विभिन्न शिल्पियों के अलग अलग कार्य अध्यक्ष होते थे। उद्योग धंधे की श्रेणी को, संस्थाओं की श्रेणी को तथा उसके प्रमुख श्रेणी को श्रेष्ठिक ज्येष्ठक कहा जाता था। जातक ग्रंथ में 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। तो जातक जो ग्रंथ हैं उसमें 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। श्रेणियों को अपने न्यायालय होते थे। श्रेणी न्यायालय का जो प्रधान था वो महाश्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण इस काल की प्रमुख उद्योग था। नवा अध्यक्ष नामक अधिकारी जो था जहाज़ों पर नियंत्रण और कंट्रोल रखता था। उद्योग राज्य के नियंत्रण में सहायक होता था। ये जो नवा अध्यक्ष जो था वो जहाज़ों का अधिकारी हुआ करता था, नवा अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में व्यापारियों के संगठन को समुत्थान, संव्यवहारिक और विदेशी व्यापारियों के काफिलों को सार्तवाह का नाम दिया गया है। तो व्यापारियों का जो संगठन है उसे समुत्थान या साव्यवहारिक, विदेशी जो व्यापारी हैं उन्हें सार्तवाह कहा गया है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाएगा कि व्यापारियों के काफिले को क्या कहते हैं? सार्तवाह कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राज्य की तरफ से व्यापार नियत किए गए थे। पोतवा अध्यक्ष नापतोल एवं बटखरे आदि पर कंट्रोल रखता था, जो पोतवा अध्यक्ष था। जबकि परणा अध्यक्ष जो था वो व्यापार का अध्यक्ष हुआ करता था। लवणा अध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था को देखा करता था। यह राज्य के टकसाल का नियंत्रक था। तो ये शिल्प उद्योग के बारे में चर्चा हमने कर ली। अब हम धातु कर्म उद्योग और खान के बारे में हम देख लेते हैं। धातु कर्म किस प्रकार की व्यवस्था थी? धातु कर्म मौर्य साम्राज्य में विभिन्न धातुओं की खानें थी। सामान्य खान उद्योग राज्य के नियंत्रण में था, परंतु कभी कभी अन्य व्यक्तियों को पट्टा भी दिया जाता था। अकरा अध्यक्ष नामक अधिकारी वो खानों का अधिकारी हुआ करता था। जो धातु की खान हुआ करती थी, अकरा अध्यक्ष जो था वो खानों का निरीक्षक हुआ करता था। धातुओं से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थीं। खानवा अध्यक्ष के निरीक्षण में समुद्र से विभिन्न प्रकार के रत्न, सीप, मुक्तामणि आदि निकालने का काम होता था। तो समुद्र से जैसे रत्न हो गए, हीरे हो गए, इस तरीके की धातुएं वगैरह निकाली जाती थी। ये इस काम को कौन करता था? खनवा अध्यक्ष इस काम को किया करता था। मेगस्थनीज ने सोने से जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित वस्त्रों का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने सोने से बने हुए वस्त्रों का उल्लेख किया है। मौर्य काल में नमक उद्योग, शराब उद्योग, चमड़ा उद्योग, काष्ठ उद्योग, पत्थर तराशने का उद्योग भी प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र में चर्म उद्योग संबंधी विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार के उद्योग प्रचलित थे: नमक उद्योग, शराब उद्योग, चमड़ा उद्योग, काष्ठ उद्योग और पत्थर को तराशना, कोई चीज़ से बनाना, इस प्रकार की व्यवस्था प्रचलित थी। निर्याकस का कहना है कि भारतीय सफ़ेद रंग के जूते पहनते थे जो बहुत सुंदर होता था और उसकी एड़ी ऊंची होती थी। हाथी दांत का उद्योग भी समुन्न था, तभी तो एरियन ने लिखा है कि, तो निर्याकस कहता है कि जो भारतीय जो थे वो सफ़ेद रंग के जूते पहनते थे और एड़ियाँ उसकी ऊंची हुआ करती थी। एरियन क्या कहता है? एरियन ने लिखा है कि
समृद्ध परिवारों द्वारा हाथियों के कर्णभूषण का प्रयोग किया जाता था। अर्थशास्त्र में 4 प्रकार की सुराहों का उल्लेख किया गया है। तो एरियन ने लिखा है कि हाथी के दांत से बहुत सारे आभूषण बनते थे जो कानों में पहने जाते थे। अर्थशास्त्र ने 8 प्रकार की सुराहों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने कुम्हारों का उल्लेख नहीं किया है। कौटिल्य ने कुम्भकारों का उल्लेख नहीं किया है। तथापि मौर्य काल में काली उपदार मिट्टी के बर्तन के पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं। जो कुम्भकार हैं, जो बर्तन बनाते हैं, इसका उल्लेख नहीं किया है। तो मिट्टी के जो बर्तन हैं वो पुरातात्विक यानी खुदाई के दौरान प्राप्त किए गए वही साक्ष्य मौजूद हैं। अब हम देख लेते हैं व्यापार वगैरह किस तरीके से हुआ करता था मौर्य काल में, व्यापार की क्या व्यवस्था थी। व्यापार मौर्य काल में जो व्यापार था, मौर्यकालीन एकात्मक सुव्यवस्थित सुदृढ़ शासकीय व्यवस्था में व्यापार वाणिज्य को नियंत्रित होने की अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थीं। कौटिल्य ने स्थल मार्ग की अपेक्षा नदी मार्ग को व्यापार को अधिक सुरक्षित मानते हैं। तो कौटिल्य ने यह कहा कि स्थल मार्ग से अच्छा जो है वो नदी मार्ग है, क्योंकि स्थल मार्ग में किसी से युद्ध हो जाए, कोई भी रास्ते में लूट लें, इससे नदी मार्ग अच्छा, पानी के माध्यम से हम एक जगह से दूसरे स्थान पर हम व्यापार कर सकते हैं और कम टाइम में भी पहुंच सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था का उल्लेख कौटिल्य ने किया है, क्योंकि ये चोर डाकुओं से अपेक्षा मुक्त था। यदि मार्ग में व्यापारियों को नुकसान होता था तो राज्य द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी। यानी व्यापारियों को इस जहाज के इस नदी मार्ग के द्वारा कोई नुकसान होता था, इसकी क्षतिपूर्ति कौन करता था? राज्य किया करता था। बाह्य व्यापार जो हम बात करें, बाह्य व्यापार जो स्थलीय तथा समुद्र मार्ग से होता था, यह पश्चिम एशिया, मिस्र, चीन, श्रीलंका आदि देशों से होता था। बाह्य व्यापार स्थल और समुद्र मार्ग दोनों मार्गों से व्यापार होता था। एरियन कहता है कि एरियन क्या कहता है? एरियन बताता है कि भारतीय व्यापारी मुक्ता बेचने यूनान के बाज़ारों में जाते थे। तो भारतीय व्यापारी यूनान भी जाया करते थे मुक्ता बेचने। ये कौन बताता है? एरियन बताता है। उस समय की शासन व्यवस्था इस तरीके से थी कि एक दूसरे से व्यापार हुआ करता था। मौर्य शासकों का यूनानियों से मैत्रीपूर्ण संबंध था, जिससे व्यापार भी प्रोत्साहित हुआ। तो यूनानियों से भी मौर्यों का अच्छा खासा संबंध था। पीछे की वीडियो में हमने अशोक के बारे में हमने देखा था, मित्र देश से इनने काफ़ी दोस्ती वगैरह स्थापित की थी। यह व्यापार एक स्थलीय मार्ग जो तक्षशिला से काबुल, बैक्ट्रिया और वहाँ के पश्चिम देशों को जाता था से होता था। तो स्थल मार्ग से होता था, तक्षशिला से काबुल और बैक्ट्रिया यहाँ से होते हुए अन्य देशों में ये जाता था और यहाँ से इसका व्यापार हुआ करता था। बाह्य व्यापार जो है समुद्र मार्ग से होता था, समुद्र मार्ग से भी होता था। कौटिल्य समुद्री जल मार्ग को सन्यान पथ कहते हैं। तो कौटिल्य जो कहते हैं, अगर समुद्री मार्ग को जो है कौटिल्य ने इस बात को सन्यान पथ कहा है। इस समय पश्चिमी तट पर भृगुकोच या भड़ोच, सिंधु के मुहाने पर बारबेरिकम और पूर्वी तट पर ताम्रलिपि प्रमुख बंदरगाह थे। तो इन समुद्र के द्वारा जो व्यापार होगा वो कहीं ना कहीं तो उतरेगा। तो यदि हम बात करें पश्चिमी तट पर भृगुकोच बंदरगाह और भड़ोच बंदरगाह, ठीक, और सिंधु मुहाने पर बारबेरियम बंदरगाह और पूर्वी तट पर ताम्रलिपि बंदरगाह प्रमुख थे। इन्हीं बंदरगाहों से व्यापार का आदान प्रदान किया जाता था। भारत से लेकर मिस्र को सीपी, मोती, हाथी दांत, कछुए, रंग, नील, बहुमूल्य लकड़ी निर्यात की जाती थी। तो भारत से ये चीज़ें मिस्र को भेजी जाती थी। और चीन से रेशम, सीरिया से मदिरा, अंजीर और पश्चिम एशिया से घोड़ा आयात होता था। तो इन देशों से हम, चीन से रेशम आ गया, सीरिया से मदिरा आ गई, अंजीर आ गई, और एशिया से घोड़ा आयात किया जाता था भारत के लिए, ठीक है नहीं। अब व्यापार वाणिज्य जो था आपका, व्यापार वाणिज्य पर शासकीय नियंत्रण विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से होता था। जैसे संस्था अध्यक्ष की अनुमति के बिना पुराना माल तो बेचा जा सकता था, न ही बंधक रखा जा सकता था। तो संस्था अध्यक्ष जो था, इसकी अनुमति के बिना पुराना माल ना तो बेचा जा सकता था, यानी कि उसका क्रय विक्रय नहीं होता था इसकी अनुमति के बिना। माप और तौल का निरीक्षण प्रति चौथे महीने राज्य कर्मचारियों द्वारा किया जाता था। जो हर चौथे महीने में ना माप तौल का परीक्षण किया जाता था। देशी वस्तुओं पर 4%, जो देसी वस्तुओं पर 4% टैक्स और आयातित वस्तु पर 10% बिक्री कर यानी कि टैक्स लगा करता था। मौर्य काल में बात करें, मौर्य काल में वार्षिक साहूकारी का जो व्यवसाय था वो प्रतिष्ठापित था। कौटिल्य के अनुसार रक्षित पण पर
15% ब्याज दे था। प्रतिभूतित रक्षित ऋण के लिए जातिगत आधार पर ब्याज दर भिन्न भिन्न थी, इनके लिए अलग अलग थी। कौटिल्य चक्रवृद्धि ब्याज के विरुद्ध था। कौटिल्य जो था चक्रवृद्धि ब्याज के विरुद्ध हुआ करता था। इस समय ब्याज के अनेक प्रकार थे, ब्याज के अनेक प्रकार हुआ करते थे। वो कौन कौन से ब्याज के प्रकार हैं? तो 3 प्रकार के ब्याज के प्रकार हो गए। 3 प्रकार के ऋण हम देख लेते हैं। तो पहला हुआ काल वृद्धि ऋण, समय बीतने पर ब्याज में वृद्धि होती थी। अगला है कारित ऋण, प्रचलित ब्याज दर से अधिक था। ये कायिक ऋण, ब्याज शरीर से चुकाया जाता था। ये 3 प्रकार के ऋण थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इनकी व्यवस्था थी, व्यापार की व्यवस्था, शिल्प व्यवस्था। अब आई होप आपने समझा होगा कि मौर्यकालीन की जो सैनिक व्यवस्था और धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मौर्यकाल की धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ये, ठीक है नहीं? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक्स।